हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सबकी एकदम अच्छे से जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है। आज हम लोग सेबी के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो छोटे छोटे से कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो सेबी में एप्लीकेबल होंगे। तो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले विल गो विथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 SCRA जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें ऐड ऑन हुई हैं। तो क्या हुआ है, सबसे पहले एक टर्म ऐड हुआ है, एक डेफिनेशन ऐड हुई है, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। अब ये पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या है, वैसे हमने इसको कई जगह पे पढ़ा है, जैसे हमने म्यूचुअल फंड पढ़ा है या फिर हमने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ी है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, AIF पढ़ा है, ये क्या करते हैं, फंड्स को इकट्ठा करते हैं और फंड्स को इकट्ठा करते हैं लोगों से, देन उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो है इनको एक नामकरण दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ये न्यू डेफिनेशन ऐड की गई है। तो इस डेफिनेशन में क्या बातें दी गई हैं, लेट्स सी। अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के फॉर्मेट में होता है, या फिर अदरवाइज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सच एज म्यूचुअल फंड, AIF, CIS, है ना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिजनेस ट्रस्ट एज डिफाइंड इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद SEBI। बिजनेस एंटिटी का फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन रजिस्टर्ड विद SEBI होना जरूरी है, ये कंपल्शन है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, AIF हो या CIS हो, सब SEBI के पास रजिस्टर्ड होते हैं। और सच अदर फंड विच रेजेज या कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स and invest such fund according to the regulation as may be specified by SEBI from time to time in this behalf। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एड ऑन की गई है कि ऐसा कोई भी व्हीकल, चाहे वो ट्रस्ट के फॉर्मेट में हो या अदरवाइज एंटिटी के फॉर्मेट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, कुछ भी हो, अगर वो लोगों से फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी एंटिटी में काम कर रहा हो, SEBI के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए और SEBI की रेगुलेशन उस पर अगर एप्लीकेबल होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोलेंगे। तो बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड हुई है। अब एक नया व्हीकल ऐड हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में भी चेंजेस आना ही था। तो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, सिक्योरिटी इंक्लूड shares, scrip, stock, bond, debenture, stock, marketable securities of like nature in or of any incorporated company, a pool investment vehicle और body corporate। तो पहले हमने पढ़ा था कि ये सिक्योरिटीज कौन इशू करता है, या तो कोई कंपनी इशू करती है या बॉडी कॉर्पोरेट इशू करती है। तो अब एक नामकरण और आ गया यहाँ पे, कौन इशू करता है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी इशू कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में जो मैंने रेड कर रखा है उसको आपको ऐड कर लेना है, एक वर्ड आपको ऐड करना है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी तो पहले से ही था, एक वर्ड और ऐड करना है, दैट इज व्हाट, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है, सिंपल सा अमेंडमेंट। देन उसके बाद आपने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, डेरिवेटिव्स, है ना, CIS, ये सारी हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी, सब कवर्ड था। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। जब एक एंटिटी नहीं आ चुकी है तो उसकी यूनिट्स भी सिक्योरिटीज के अंदर फॉल करेगी। तो अगर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने कोई भी यूनिट्स इशू किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो वो भी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करेगा और उस पर भी SEBI के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आपको 2 अमेंडमेंट करने हैं। एक तो आपको ऊपर जो एंटिटीज हैं उसमें कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी ऐड करना है, और यूनिट्स के अंदर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की यूनिट्स और जो भी सिक्योरिटीज है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में ही कुछ और बातें भी बोली गई हैं, लाइक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलिजिबल टू इशू डेट सिक्योरिटीज। तो इनको डेट सिक्योरिटीज इशू करने के लिए भी एलिजिबिलिटी बोला गया है, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अदरवाइज हो। तो क्या बोलता है ये, लेट्स सी। SEBI registered pooled investment vehicle will now be eligible to borrow and issue debt security in the manner and to such extent as may be specified under the regulation made by SEBI in this behalf. Further, every pooled investment vehicle shall, subject to the provisions of the trust deed, be permitted to provide security interest to lenders in terms of facility documents entered into by such pooled investment vehicle। तो इसमें पूरा समरी अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सी बात है, इनको बोरोइंग की परमिशन ग्रांट की गई है, ये डेट सिक्योरिटीज इशू कर
सकते हैं। तो परमिटेड टू इशू डेट सिक्योरिटीज, परमिटेड टू इशू डेट सिक्योरिटी, ये इसका इंपॉर्टेंट क्रक्स है। देन क्लैरिटी ऑन एनफोर्समेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, तो अगर यहाँ पे पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ने कोई डिफॉल्ट किया है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें क्या बोला इन्हें, वेयर एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिफॉल्ट्स in repayment of principal amount या payment of interest or any such amount due to the lender shall recover the defaulted amount. How? And enforce the security, if any, against the trust assets by initiating proceeding against the trustee acting on behalf of such pooled investment vehicle in accordance with the terms and conditions specified in the facility document. However, on initiation of the proceeding against the trust asset, the trustee shall not be personally liable and his asset shall not be utilized towards recovery of such debt. तो यहाँ पे ट्रस्टी पर्सनली लाइबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट एसेट्स जो होती है उसी तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द ट्रस्ट एसेट विच रिमेन आफ्टर रिकवरी ऑफ डिफॉल्टेड अमाउंट शैल बी रेमिटेड टू द यूनिट होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। जस्ट लाइक दिस कंपनी होती है, एक कंपनी में डेट होल्डर्स होते हैं, डेट होल्डर्स क्या कर सकते हैं कि असेट बिकवा करके अपना डेट रिकवरी कर लेते हैं, उसके बाद बचा कुछ जो भी पैसा होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर ये पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो हैं, पीआईवी जो हैं, अगर ये लोग डेट रेज कर रहे हैं, उसके पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो जो डेट होल्डर्स हैं वो असेट को बिकवा सकते हैं जो ट्रस्टी के पास पड़ी हुई है, पूल्ड जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल की असेट्स है, और उस असेट को बेच करके जो भी पैसा आएगा वो रिकवरी होगा। रिकवरी के बाद कुछ बैलेंस बचा, अगर इनकेस बचा, तो फिर वो पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जगह क्या होता है, यूनिट होल्डर्स होते हैं, तो यूनिट होल्डर्स को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चैप्टर 1 में यही अमेंडमेंट है। तो चैप्टर 1 में एक टर्म ऐड करना है, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ये नया व्हीकल ऐसा कुछ नहीं है, पहले से एग्जिस्टेंस में था, तो उन सबको मिला जुला करके एक मिलीजुली सरकार बना दी है और एक कंबाइंड टर्म यूज़ किया गया पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में छोटा सा अमेंडमेंट, और इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन की डेट रेस कर सकते हैं, डिफॉल्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4, ICDR। अब चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम रेगुलेशन 112 की बात करते हैं। आपको अगर याद हो, FPO के केस में हम मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पशन पढ़ते थे, एग्जाम्पशन। तो उसमें हम 2 एग्जाम्पशन पढ़ते थे कि अगर आपका आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है तो कहाँ से लेके आएगा, और पिछले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब पहला पॉइंट आपका सेम ही है, पहले पॉइंट में देयर इज नो चेंज, लेकिन सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे अमेंडमेंट है। तो क्या बोलता है, देखो कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल नॉट एप्लीकेबल। नंबर 1, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं, ये तो सेम ही है। ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है उसमें अमेंडमेंट है, इसमें करेक्शन है। तो क्या अमेंडमेंट है वो देखते हैं। वेयर ये कंडीशंस क्या क्या बोलती हैं, इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर, इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, or what, frequently traded on a stock exchange for a period of at least कितने साल, 3 years, immediately preceding the reference date, immediately preceding the reference date। तो इक्विटी शेयर क्या है, पिछले 3 सालों में क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए, पहली कंडीशन इन्होंने बोला। एंड अब इसी कंडीशन से आपको कुछ सुनी सुनी लगेगी, हमने फास्ट ट्रैक इशू पढ़ा था, तो फास्ट ट्रैक इशू में जो कुछ कंडीशन थी वैसी ही कुछ कंडीशन यहाँ पे आने वाली है। एंड इशूअर हैज रिड्रेस्ड एट लीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। ये वही सेम कंडीशन है जो आप फास्ट ट्रैक इशू में पढ़ते हो कि एटलीस्ट 95% जो ग्रीवेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन वैसे तो नई नहीं है, बट यहाँ पे ऐड हो गई, इसलिए अमेंडमेंट आ गया है ऑब्वियसली। देन उसके बाद एक और कंडीशन थी जो हमने फास्ट ट्रैक इशू में ही पढ़ी थी, दैट वाज कि जो इशूअर है वो LODR रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, कंप्लाइंस कर रहा है पिछले 3 सालों से, पिछले 3 सालों से। लेकिन अगर बाई चांस इसमें एक प्रोविजो भी था, सेम टू सेम प्रोविजो एप्लीकेबल हो रहा है, अगर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड में कोई डिफॉल्ट हुआ था ड्यूरिंग द लास्ट 3 years,
तो वो डिफॉल्ट अभी करेक्ट हो चुका है और साथ ही में इसका डिस्क्लोजर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में डाल दिया है। तो ये सेम टू सेम वही कंडीशन है जो आप फास्ट ट्रैक इशू में पढ़ते थे। तो यहाँ पे वो पॉइंट आपको ऐड करना है। तो क्या क्या पॉइंट ऐड हुए? सबसे पहले पिछले 3 सालों में फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज होनी चाहिए। दूसरा, आपके 95% ग्रेवेंसेस जो है इन्वेस्टर्स के वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए और ग्रेवेंसेस हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे ही देखे जाते हैं। एंड थर्डली क्या बोला कि अब कंप्लाइंसेस जो LODR के पिछले 3 सालों में फुलफिल होने चाहिए, लिस्टेड कंपनी है। और अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फॉर्मेशन में कहीं कोई डिफॉल्ट था तो वो डिफॉल्ट करेक्ट हो चुका है और इसका डिस्क्लोजर आपने DOD एंड OD में दे दिया था। अब एक और बात बोल रहा है, प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर। अब ये एक और नई बात है जो आपको इसमें देखना है। प्रोवाइडेड फॉर दैट the promoters propose to subscribe to the specified securities offered to the extent greater than higher of the 2 option available in clause A of sub regulation 1 of regulation 113। अब पहले ये बताना चाहिए कि मैम 113 का था, तो 113 लिमिट बताता है, आपको याद होगा कि लिमिट है 20%, यस वही 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल या प्रपोज इशू कैपिटल, राइट? इनमें से कुछ भी कर सकता है। अब मान लीजिए जो लिमिट आ रही थी वो आ रही थी से 25 करोड़, लेट सपोज अजम्पशन ले लेते हैं कि जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा था वो 25 करोड़ का रहा था। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि प्रमोटर 25 करोड़ ही कंट्रीब्यूट करे, माइट भी प्रमोटर 25 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर प्रमोटर 25 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, से लेट सपोज वो 30 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसे कितना एक्सेस कंट्रीब्यूट किया? उसने 5 करोड़ का एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया। तो जो 25 करोड़ है उस पे तो प्राइसिंग वो इशू वाली हो ही जाएगी, लेकिन जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा वाला है उस पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कौन सा प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी प्रोविजन उन्होंने बना दिया। तो द सब्सक्रिप्शन इन एक्सेस ऑफ सच परसेंटेज शैल बी एट अ प्राइस डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 164 या फिर इशू प्राइस व्हिचएवर इज हायर, 164 और इशू प्राइस व्हिचएवर इज हायर। अब ध्यान सुनना वापस से मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा है ये देखिए। यहाँ पे 5 करोड़ के जो है प्राइस को लेकर के क्वेश्चन मार्क है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। अब जो रेगुलेशन 164 है ये है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू, वहां पे प्रेफरेंशियल इशू जब लेके आती है कंपनी तो उसके प्राइसिंग का फॉर्मूला दे रखा है, तो प्रेफरेंशियल इशू के हिसाब से आप प्राइसिंग कैलकुलेट कर लेना। और दूसरा कौन सा प्राइस ले लेना? इशू प्राइस ले लेना। इशू प्राइस, इन दोनों में से जो भी हायर प्राइस होगा, इन दोनों में से जो भी हायर प्राइस होगा, इस रेस्पेक्टिव हायर प्राइस पे ही ये आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन अलाउड किया जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया, ये प्रोविजन इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। तो हमने अभी रेगुलेशन 112 के बारे में बात की कि अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन FPO के केस में आप एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं तो कब कब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या ऐड ऑन किया कि भाई अगर आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है तो ऑब्वियसली। दूसरा इन्होंने बोला कि ऐसी कंपनी जो पिछले 3 सालों में, जिसकी सिक्योरिटीज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, पिछले 3 सालों में उसने 95% जो ग्रीवेंसेस है वो सॉर्ट आउट किया है, पिछले 3 सालों में LODR के कंप्लाइंसेस किए हैं। हाँ, बस बोर्ड के फॉर्मेशन में कभी कभी कोई नॉन कंप्लाइंस हो गया तो इट्स ओके, चलेगा, लेकिन वो क्या हो जाना चाहिए, अभी नॉन कंप्लाइंस ठीक हो चुका होना चाहिए और इसके डिस्क्लोजर आपने DOD एंड OD ड्राफ्ट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में दे दिया था, ठीक है। और एक ये प्राइस के रिगार्डिंग भी एक अमेंडमेंट ऐड हुआ है, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, इसकी एप्लीकेबिलिटी पे। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट था एप्लीकेबिलिटी वाला, पॉइंट नंबर 3, उस पॉइंट नंबर 3 में लिखा था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऐड करना है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काट करके पॉइंट नंबर 3 में क्या लिख लेना है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो हर जगह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने हटा दिया है, अब हर जगह पे क्या वर्ड ऐड करना है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ही ऐड करना है। देन उसके बाद एक पॉइंट ऐड हुआ है, पॉइंट नंबर 4, वो क्या बोलता है, वो SR शेयर नॉर्मल कंडीशन जो बाकी सारी जगह पढ़ते हैं। इफ एन इशूअर हैड इशूड SR इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर्स या फाउंडर्स, the said issuer shall be allowed to make an IPO
of only ordinary shares for listing on innovators growth platform, subject to the compliance with the provision of this chapter and continued compliance with the provision of SR equity shares in accordance with regulation 6 sub regulation 3. आपको याद होगा रेगुलेशन 6 पढ़ा था, 6(1), 6(2), 6(3). तो 6(3) SR इक्विटी शेयर्स की कंडीशन बोलता है। तो ये बोलते हैं भाई अगर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करा रहे हो ना तब भी 6(3) फॉलो करना पड़ेगा और साथ ही में सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू हो सकते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। दिस इज द सेम कंडीशन जो मेन बोर्ड पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इनोवेटर्स में भी इन्होंने ये कंडीशन ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, आपके जो कंपाइलर है उसमें एलिजिबिलिटी की हेडिंग बनी हुई है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। उस हेडिंग में आप जब जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बाद एक फैमिली ट्रस्ट और एक पॉइंट लिखे हुए, तो उनको आप काट देंगे। उनकी जगह पे आपको पॉइंट नंबर 2 ऐड करना है। पॉइंट नंबर 2 और 3 जो लिखा हुआ था पुराना वाला उसको कट कर दीजिए। उसकी जगह पे आपको एक वर्ड डालना है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे फैमिली ट्रस्ट और जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर और वो सब लिखा हुआ था उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 था वो कट होकर क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया है। ऑब्वियसली 2 पॉइंट कट के एक ही पॉइंट ऐड हुआ था तो नंबरिंग चेंज हो गई है। तो पहला पॉइंट सेम है QIB, सेकेंड और थर्ड पॉइंट काट करके नया सेकेंड पॉइंट ऐड करेंगे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। एंड देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 4th जो था वो अब 3rd पॉइंट बन गया है और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में भी चेंजेस आएंगे। लेट्स सी, एक 4th पॉइंट ऐड किया इसमें। 4th पॉइंट, एनी द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये ऐड करने का पर्पस होता है कि सेबी जब चाहे तब इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है। तो एनी अदर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये पॉइंट ऐड कर दिया। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सेबी अब चाहे तो ये जो प्रेस्क्राइब है इसके अलावा भी ऐड ऑन कर लेगी। एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करेक्शन करना है, द फॉलोइंग एंटिटीज शैल बी एलिजिबल टू कंसिडर्ड एज, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स। क्या लिखना है यहाँ पे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स लिखना है फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट ऐड करना है आपको। थर्ड पॉइंट में क्या ऐड करना है, फैमिली ट्रस्ट। ऊपर से फैमिली ट्रस्ट हटा था, अब यहाँ पे ऐड हो गया फैमिली ट्रस्ट। नेटवर्थ 25 करोड़ रुपीज, नेटवर्थ 25 करोड़। तो ये लिमिट भी चेंज हो गई है पहले से। तो नेटवर्थ जो फैमिली ट्रस्ट है उसको क्या माना हमने, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर माना है, तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा और 25 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो मैंने आपको डायरेक्टली नोट्स से ही बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको करेक्शन करना है। तो आप अपना कंपाइलर खोल के बैठिए, उसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट में एड ऑन और करेक्शन करना है। तो जहाँ जहाँ कटिंग होगी वो मैंने ऑलरेडी आपको रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये ऐड हो रहा है तो भी, तो आपको करेक्शन समझ में आ जाएंगे कहाँ कहाँ करेक्शन करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कंडीशन थी प्री इशू कैपिटल। तो प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर, shall not be considered for 25% प्री इशू कैपिटल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन रेगुलेशन 283। प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, अगर मान लीजिए उन्होंने पहले से प्रमोटर ग्रुप ने कोई कैपिटल होल्ड कर रखी है, तो इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर, लेकिन उसको हमें किस में कंसिडर नहीं करना है, 25% प्री इशू कैपिटल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो उनकी कैपिटल होल्डिंग रिक्वायरमेंट थी 25% की, तो उसमें प्री इशू कैपिटल को जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप ने होल्ड कर रखे हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एम आई क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिखा उसको कट कर दो, उसकी जगह पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म डाल दो। फिर उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोला कि भाई देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एलिजिबिलिटी की जो इशूअर है उसमें कम से कम 25% कैपिटल किसी ने होल्ड किया 2 साल तक,
2 साल तक किसने होल्ड की हो, QIBs ने होल्ड की हो, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टर्स उन्होंने होल्ड की हो, राइट। तो ये बोला इन्होंने कि ये लोग होने चाहिए, तो वहाँ पे नामकरण थोड़ा सा चेंज हो गया, फैमिली ट्रस्ट की जगह इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स आ गया। फिर उसके बाद एंटिटीज़ जो बोली FPI, ये सब सेम है, इनमें कोई दोबारा से कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो 25% की कैपिटल होल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो इनमें से किसी ने कंप्लीट की होनी चाहिए। अब जो ये 25% की रिक्वायरमेंट है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो ये बोल रहा है। देखो किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, प्रमोटर ग्रुप को, इवन इफ अगर वो क्या है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स की तरह रजिस्टर्ड हैं। अगर हमारे प्रमोटर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की तरह रजिस्टर्ड हैं, स्टिल उसके बावजूद भी हम उनकी होल्डिंग को 25% की लिमिट में नहीं काउंट कर सकते क्योंकि वो हमारे प्रमोटर हैं। तो प्रमोटर की काउंटिंग को यहाँ पे 25% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कराया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अगेन सी जो पॉइंट है हमारा, उसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर रिकॉर्ड करना है। चलिए अब हम ICDR के कंप्लीट हो गए सारे रेगुलेशन। चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ते हैं LODR पे। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले रेगुलेशन 6 की हम बात करते हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर। जेंडर बाइनेस हटा दिया इन्होंने, पहले हिज लिखा हुआ था सिर्फ, तो हिज और हर कर दिया कि भाई ऐसे थोड़ी ना कंप्लाइंस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ मेल ही होएगा, फीमेल नहीं हो सकती। फीमेल होएगी तो बोलेंगे यार मेरी ऑब्लिगेशन नहीं, हमने मेल लिखा हुआ है तो मैं तो ऑब्लिगेशन से बच गई। तो इसने सेबी ने यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया है, यहाँ पे हर आपको ऐड करना है। चलिए शेयर ट्रांसफर एजेंट, आपको याद होगा हमने रेगुलेशन 7 पढ़ा था, वहाँ पे कंप्लाइंस थी हाफ ईयरली रिपोर्ट करनी पड़ती थी। अब ये कंप्लाइंस चेंज हो गई है, अब ये एनुअल हो गई है, 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कंप्लाइंस का पीरियड चेंज हो गया है, जो पहले हाफ ईयर हुआ करता था वो कट करके अब क्या हो गया है, ईयरली हो गया है। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज में आपको ये कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के कॉम्पोजिशन में जो है वो करेक्शन है। तो वो कॉम्पोजिशन में क्या करेक्शन है देखें, मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे, ये वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो अभी हमें क्लैरिफाई कर दिया। मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, विद मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and in case of listed entity having outstanding SR equity share, at least 2/3 of the risk management committee shall comprise of independent director। अब देखो फॉर्मेशन सिंपल क्या बोला, कितने मेंबर होंगे, मिनिमम 3 होंगे। तो कॉम्पोजिशन में डायरेक्टर कितने हो गए, 3 डायरेक्टर्स हो गए, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब 3 मेंबर्स है, 3 में से मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब अब हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी अदरवाइज मेंबर्स हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होनी चाहिए। से मान लो कंपनी की कमेटी में 5 मेंबर्स हैं, तो इसमें से 3 डायरेक्टर कौन होंगे, बोर्ड होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 1 कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो इसमें से 1 कौन होगा, ID होगा। लेकिन अगर इन केस अगर SR इक्विटी शेयर है तो 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 2/3 कौन होने चाहिए, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ तो 1 ही बोला था ना, अगर SR इक्विटी शेयर है तो 2/3 क्या होंगे, ID होंगे। तो 3 का 2/3 कितना होता है, 2। तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो क्या बोला इसने, देखो मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे कमेटी में, इनमें से मेजॉरिटी किसकी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। मतलब अदर मेंबर्स भी इसमें हो सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से भी कम से कम एक कौन होगा, ID होगा, एक कौन होगा, ID होगा। लेकिन अगर SR शेयर हैं तो 2/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। नंबर ऑफ मीटिंग के बारे में बताया इसने, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। एटलीस्ट व्हाट, ट्वाइस इन अ ईयर। ये भी अमेंडमेंट है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। And not more than 180 days shall elapse between 2 consecutive meeting। तो कम से कम इनमें साल में 2 मीटिंग करनी है और मैक्सिमम गैप जो होगा 180 डेज का होगा।
180 डेज का। देन उसके बाद कोरम जो है, कोरम 2 और 1/3 विच एवर इज हायर रहेगा, जिसमें से 1 एटलीस्ट क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें रेगुलेशन 27 है, उसमें अमेंडमेंट है। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट अब 21 डेज में देनी होती है। पहले कितने दिन हुआ करते थे, 15 दिन। तो 15 डेज जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है उसको काट करके आप 21 डेज कर दीजिए। तो छोटा सा अमेंडमेंट है, 15 को काट करके कितने दिन कर लेना, 21 डेज कर लेना। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन, रेगुलेशन 32 स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन। यहाँ पे भी टाइम पीरियड जो है वो चेंज है। यहाँ पे एक पीरियड इन्होंने मेंशन कर दिया 45 डेज ऑफ द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ये पीरियड पहले मेंशन नहीं था, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया लिस्टेड एंटिटी हैज अपॉइंटेड अ मॉनिटरिंग एजेंसी टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक और राइट इशू। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एनी कमेंट्स और रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम मॉनिटरिंग एजेंसी विद इन 45 days. Within what? 45 days of end of quarter. 45 days of end of quarter. क्वार्टर एंडिंग के 45 डेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये डिविएशन में है। अच्छा क्या क्या पढ़ा हमने, देखो सबसे पहले हमने रेगुलेशन 6 में पढ़ा कंप्लाइंस ऑफिसर के बारे में। कंप्लाइंस ऑफिसर में क्या होता है, हिज और हर भी लगा दिया। फिर रेगुलेशन 7 का अमेंडमेंट पढ़ा। रेगुलेशन 7 क्या बोलता है कि भाई आपको अब शेयर ट्रांसफर एजेंट को जो रिपोर्टिंग पहले हाफ ईयरली करनी थी अब क्या करनी पड़ेगी, ईयरली। अब हाफ ईयरली नहीं करनी, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स थे। फिर उसके बाद इन्होंने हमें जो था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो थी रेगुलेशन 21, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कवर किए। जैसे कॉम्पोजिशन में अमेंडमेंट हुआ, तो ये थोड़ा मेजर अमेंडमेंट है कॉम्पोजिशन का, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कॉम्पोजिशन के बारे में। देन मीटिंग्स के बारे में आपका जो है ये अमेंडमेंट है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग। चलो डिविएशन, इसमें पीरियड हो गया क्वार्टरली 45 डेज के अंदर। अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेगुलेशन 33 था, इसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि वहीं हिमसेल्फ के साथ साथ हर सेल्फ और आ गया है, और एक पॉइंट नंबर 6 है वो एलिमिनेट हो गया। बट एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ एकदम शॉर्ट में ही देखा था, मॉड्यूल में भी शॉर्ट में कवर्ड है। तो अमेंडमेंट ये ऐसा हमारे लिए रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे कवर्ड नहीं था, तो हम क्या ही अमेंडमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ हिमसेल्फ के साथ हर सेल्फ और ऐड हो गया। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में जो अमेंडमेंट है, top 1000 listed entity based on market capitalization business responsibility report describing the initiative taken by the listed entity for environmental, social and governance perspective in the format as specified by the board from time to time। तो ये यहाँ पे अमेंडमेंट है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अब टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है रेगुलेशन नंबर 34। फॉर हाउ मेनी कंपनीज, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटीज के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, BRR। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 37। देखिए अगेन ये रेगुलेशन 37 में जो अमेंडमेंट है एज सच आपके डायरेक्टली आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपके मॉड्यूल में itself एक छोटे सा टेबल बना करके एक एक रेगुलेशन का नाम और नॉर्मल कंप्लाइंसेस दे रखे हैं कि क्या क्या करना है। मैं आपको मेजरली अगर बता दूं इसके अंदर, तो जहाँ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेटर है वो ऑब्जर्वेशन लेटर अब नहीं आएगा, सब NOC होएगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर ही चाहिए, ऑब्जर्वेशन लेटर नहीं चाहिए होता है। ये एक अमेंडमेंट है। जहाँ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेटर लिखे हुए हैं उन सबको इन्होंने डिलीट कर दिया है। बट आपके लिए भी अगेन ऐसा चीज़ रेलेवेंट नहीं है, तो ठीक है, रेगुलेशन था इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 40, इसमें भी एक अमेंडमेंट है। यहाँ पे पीरियड में अमेंडमेंट है तो ये रेलेवेंट है। यहाँ पे जो पीरियड है वो कितना है, अब 30 डेज है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो पीरियड है आपको चेंज करना है, आपके कंपाइलर में आप चेंज कर लीजिएगा। कितना पीरियड हो गया, अब 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ट्रांसमिशन का जो रेगुलेशन 40 था उसमें जो रिपोर्टिंग का पीरियड है वो रिपोर्टिंग का पीरियड अभी चेंज हो गया है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के कितने दिनों में, 30 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रेगुलेशन 43A डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, यहाँ पे टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी हो गया, पहले 500 हुआ करती थी, अब 1000 हो गई है, तो ये एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। साथ ही में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है वो कहाँ डालनी है, वेबसाइट पे डालनी है, और अलॉन्ग विद इसका एक वेब लिंक डालना है एनुअल रिपोर्ट में। ये न्यू एडिशन है। तो एक तो 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है,
दूसरा 500 की जगह कट करके 1000 कर लीजिएगा। एक पॉइंट था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब कहाँ डिस्क्लोज होगी वो क्लैरिफिकेशन है, वेबसाइट पे होगी। साथ ही में इसका वेबलिंग, क्योंकि वेबसाइट पे तो वेबलिंग होगा, वो वेबलिंग कहाँ जाएगा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको डालना पड़ेगा। एक और बात ऐड की है इन्होंने कि ये जो 1000 लिस्टेड एंटिटी, इनके अलावा कोई और कंपनी अगर डिस्क्लोजर देना चाहे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाना चाहे, तो वॉलेंटरली बेसिस पे बना सकती है, मनाही नहीं है। अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 1 ऑफ दिस रेगुलेशन may disclose their dividend distribution policy on voluntary basis on their website and provide a web link in their annual report। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, 500 की जगह 1000 लिस्टेड कंपनीज हो गई हैं और वेबसाइट पे अपलोड करना है, एनुअल रिपोर्ट में वेब लिंक भेजना है। और जो प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है उनके अलावा भी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। आई होप अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं सारे, और बहुत बेसिक अमेंडमेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आपको चेंज करनी है। रेगुलेशन 44 में जब हम आएंगे वहाँ पे भी पीरियड चेंज है। यहाँ पे पीरियड जो है वो 2 वर्किंग डेज हो गया। पहले वहाँ पे आवर्स लिखे हुए थे, 48 आवर्स ऐसा लिखा हुआ था, तो 48 आवर्स की जगह पे इसको क्या लिख दीजिए आप, 2 वर्किंग डेज लिख दीजिए। तो आपको जो इंटीमेशन देनी है वो 2 वर्किंग डेज में देनी होगी। लेट्स मूव फर्दर। चेंज इन नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, रेगुलेशन 45। अब देखिए इसमें भी जो ये अमेंडमेंट है एज सच हमने डिटेल तो पढ़ा नहीं था, मॉड्यूल में कवर्ड है नहीं डिटेल, बट अमेंडमेंट दे रखा है। तो क्या बोला इसने, upon compliance with the condition for change of name laid down in the Companies Act rules regulation made thereunder, listed entity in explanatory statement to notice seeking shareholder approval for change shall include a certificate from practicing chartered accountant। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेने की बात की है। तो ये आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये प्रोविजन था ही नहीं, हमने डिटेल पढ़ा ही नहीं है। प्रोफेशनल में हम पूरा डिटेल LODR पढ़ते हैं तो वहाँ पे सब कुछ काम आता है, बट आपने तो सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ा है और कंप्लाइंसेस के पीरियड पढ़े थे। तो जहाँ जहाँ पीरियड चेंजेस हुए हैं दैट इज रेलेवेंट फॉर यू पीपल। ये वाला भी अमेंडमेंट आपके लिए एज सच रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 6, टेक ओवर। टेक ओवर में कोई भारी भड़कम अमेंडमेंट नहीं है, बहुत छोटे से अमेंडमेंट है। क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ लिमिट्स जो हैं वो चेंज की गई हैं। किसके लिए, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के लिए, IGP। देखिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, उनको कुछ एग्जाम्पशन दिए, बेसिकली एग्जाम्पशन मान लो। क्या एग्जाम्पशन है उनके लिए, पहला आपको याद होगा रेगुलेशन 3 पढ़ा था हमने, 3 जहाँ पे आपको पब्लिक ऑफर लाना पड़ता है, पब्लिक अनाउंसमेंट लेना पड़ता है ना। तो वहाँ पे रेगुलेशन 3 में एक लिमिट पढ़ते हैं हम, 25% वाली लिमिट, 25% की लिमिट। तो जहाँ पे 25% था ना उसको काट करके आपको कितना परसेंट लिखना है, 49। मेन रेगुलेशन में चेंज मत कर देना, मेन रेगुलेशन में 25% ही है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ मैं, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। तो जहाँ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को अगर ओपन ऑफर लाना पड़ेगा तो उन पे जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 25% की जगह पे कितनी एप्लीकेबल होगी, 49% एप्लीकेबल होगी। कितनी एप्लीकेबल होगी, 49। Acquiring share या voting right requiring public announcement of an open offer enhanced to 49%। Exactly रेगुलेशन 6 में भी वॉलेंट्री पब्लिक अनाउंसमेंट जो था वहाँ पे भी लिमिट बढ़ाकर कितनी हो गई है, 49% हो गई है। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीगेट शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट बाय द एक्वायरर विल बी ट्रिगर्ड ऑन होल्डिंग ऑफ 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग, 10% और मोर, जबकि ये कब आती है, 5% एक्सीडिंग पे आती है। Disclosing change in shareholding or voting right of the acquirer will be triggered only if such an exceed 5% of the total shareholding or voting right in the target company। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर्स कब एप्लीकेबल होंगे, 10% या मोर पे, और साथ ही में यहाँ पे जो आपका चेंज इन शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब 5% से एक्सीड करेगा। तो ये जो कुछ लिमिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एनहांस की गई है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के लिए एनहांस की गई है। नॉर्मल केसेस में जो आपकी लिमिट है आपको वही पढ़नी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको चेंज करना है। एक हमने रेगुलेशन 26 पढ़ा था, ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी, ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी। इसका एक पॉइंट नंबर 6 था, अपॉन रिसीट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई होप याद आ गया होगा कोई पॉइंट।
यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है, टू नॉट ओनली, एक तो ये ऐड करना, प्रोवाइडेड एंड पब्लिश रीजन रिकमेंडेशन ऑन सच ओपन ऑफर, ये तो हम पढ़ते थे कि रिकमेंडेशन देती है ये कमिटी, बट ऑल्सो डिस्क्लोज द वोटिंग पैटर्न ऑफ द मीटिंग इन विच प्रपोजल वॉज डिस्कस, ये भी डालना पड़ेगा। मतलब इस रेस्पेक्टिव मीटिंग में वोटिंग कैसे कैसे हुई, किन्होंने हाँ बोला ना बोला, वो सारे डिस्क्लोजर्स भी आपको देने पड़ेंगे। एंड टारगेट कंपनी शैल पब्लिश सच रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे क्या एड ऑन हो गया, नॉट ओनली और बट ऑल्सो डिस्क्लोज द वोटिंग पैटर्न ऑफ द मीटिंग इन विच प्रपोजल वॉज डिस्कस्ड, बट ऑल्सो द वोटिंग पैटर्न इन विच प्रपोजल वॉज डिस्कस्ड। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ऐड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's move further on chapter number 11. चैप्टर 11 इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। इनिशियल डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर में हमारे 2 पैरा थे, प्रमोटर मेंबर, तो ये वाला जो फर्स्ट पैरा है ये आपको कट करना है, एड ऑन कुछ नहीं, कट करना है, स्ट्रेट अवे इसको क्या कर देना, कट। सेकेंड पैरा एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद एक हमने रेगुलेशन 7D पढ़ा था, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड है ना, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड की रेगुलेशन हमने पढ़ी थी। तो 7D में एक लाइन लिखी थी, अपॉन कलेक्शन ऑफ सब्सटेंशियल रिकवरी ऑफ मॉनेटरी सैंक्शन अमाउंटिंग टू एटलीस्ट ट्वाइस द रिवॉर्ड। तो ये बहुत ही बकवासी लाइन थी, इसको काट दिया है इन्होंने। डायरेक्टली आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, द बोर्ड में, द बोर्ड में एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन। बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, फर्स्ट लाइन आपको कट कर देनी है तो काट देना, नया कुछ ऐड नहीं करना है, कटिंग है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड में हाउएवर करके रिवॉर्ड जो था 10% ऑफ द मॉनेटरी सैंक्शन, इसके एक लिखा था कलेक्टेड और रिकवर्ड, तो कलेक्टेड और रिकवर्ड जो है उसको कट करेंगे, कलेक्टेड और रिकवर्ड को कट करेंगे, तो बस मॉनेटरी सैंक्शन एंड शैल नॉट एक्सीड रुपीज। पहले कितना लिखा था 1 करोड़, तो 1 करोड़ की जगह अब लिमिट कितनी हो गई है, 10 करोड़ हो गई है, लिमिट बढ़ करके कितनी हो गई है, 10 करोड़ हो गई है भाई, लिमिट एक्सटेंड कर दी है, इन्फॉर्मेंट रिवॉर्ड को बढ़ा दिया है सेबी ने। उसके बाद द सेबी में डीम फिड आउट ऑफ द टोटल रिवॉर्ड पेबल, ये वाला पैराग्राफ आपको काट देना है और एक नया पैराग्राफ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कटिंग 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 करनी है आपको। आप साथ के साथ कंपाइलर में कटिंग करते रहिए ताकि पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहेगा कि आपको क्या अमेंडमेंट करना है। इफ टोटल रिवॉर्ड पेबल इज लेस देन और इक्वल टू ₹1 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, the board may grant the said reward upon the issuance of final order by the board. The board may grant the said reward upon the issuance of final order by the board. However, in case total reward payable is more than 1 crore, the board may grant interim reward not exceeding ₹1 crore upon the issuance of final order by the board, and the remaining reward amount shall be paid only upon collection or recovery of the monetary sanctions amounting to at least twice the balance reward amount payable. तो देखो इसने क्या मस्त बात बोली है। देखो अगर मान लो टोटल इन्फॉर्मेंट अवार्ड का जो अमाउंट बनता है वो 1 करोड़ तक ही बनता है, तो ये बोलते हैं भैया ये हम फाइनल ऑर्डर के बाद ही देंगे, जो भी देंगे उससे पहले कुछ नहीं देंगे। वेरएस ये बोलता है अगर मान लो आपका रिवॉर्ड 1 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या बोलता है, अप टू 1 करोड़ रुपए, अप टू 1 करोड़ रुपए तो आपको कब मिल जाएंगे, फाइनल ऑर्डर में मिल जाएंगे, है ना। और बाकी का बैलेंस जो भी अमाउंट है वो कब मिलेगा, जब आपको मॉनेटरी सैंक्शंस क्या हो गई, रिकवरी कलेक्शन हो गई है, तब मिलेगा बैलेंस अमाउंट। बोले यार नहीं तो बोर्ड बोलेगा यार हमें तो रिकवरी कुछ हुआ नहीं, पहले तुमको देके बैठ गए हम, तो ऐसे कैसे। सेबी बहुत होशियार है, जब तक खुद को रिकवरी नहीं होगा तब तक किसी और को पेमेंट करेगा नहीं। तो सेबी ने बोला पहले हमें रिकवरी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें दे देंगे बैलेंस अमाउंट, 1 करोड़ रुपए पहले दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट था आपका, द रिवॉर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी पेड फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये एक प्रोविजन था। तो इसमें अब अवार्ड इंटरिम और अदरवाइज दोनों बोला, अवार्ड इंटरिम और अदरवाइज। तो यहाँ पे द रिवॉर्ड काट करके उसकी जगह क्या लिखेंगे, इंटरिम और अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमारे ये जो अमेंडमेंट थे हमारे कौन से चैप्टर, चैप्टर 11 इनसाइडर ट्रेडिंग के कंसर्न में थे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन तो कटिंग करनी है और बाकी कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए चैप्टर 12 जो है हमारा म्यूचुअल फंड, उसमें देखते हैं क्या अमेंडमेंट्स कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान होगा हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन का।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला आप टॉपिक निकालेंगे, उस टॉपिक में आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी थी स्पॉन्सर्स के कंसर्न में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट एज इट इज़ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरे पॉइंट में नेटवर्थ इज़ पॉजिटिव ये लिखा हुआ था, तो उसके आगे 2 वर्ड करना है ऐड एंश्योर दैट, ये ऐड करना है बस सिंपली एंश्योर दैट, बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंड थर्डली यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें करेक्शन है, एंश्योर दैट नेटवर्थ इज मोर देन proposed capital contribution of the sponsor in the asset management company, and ensure that in case of change in control of the existing asset management company due to acquisition of share, the net worth of the sponsor is more than the aggregate par value या market value of share so acquired whichever is higher। अब देखो ये कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है कि नेटवर्थ किसकी किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम, म्यूचुअल फंड का, और उसके लिए सर्टिफिकेशन ग्रांट कब होगा, जब फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होगी। तो स्पॉन्सर जो है उसका साउंड ट्रैक हमने चेक किया, फिर स्पॉन्सर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, तो स्पॉन्सर का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रपोज्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किसमें, एएमसी से। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी में कंट्रीब्यूशन करेगा, कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर करेगा। जो वो कंट्रीब्यूशन करेगा उससे ज़्यादा उसका क्या होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए। समझ में आई बात, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नेटवर्थ होगा तभी तो सही से काम कर पाएगा। एंड एंश्योर दैट इन केस चेंज इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग एएमसी ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, अब मान लीजिए कोई ऑलरेडी एएमसी थी उसमें शेयर एक्विजिशन करके कंट्रोल चेंज हो रहा है, द नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर इज मोर देन द एग्रीगेट पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सो एक्वायर्ड विचएवर इज हायर। पार वैल्यू मतलब जो बुक वैल्यू है या फिर जो मार्केट वैल्यू है, तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जिनमें से जो भी हायर है एटलीस्ट उससे ज़्यादा जो है वो नेटवर्थ होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपकी सेम है, स्पॉन्सर हैज़ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें सेम है, लेकिन इसमें प्रोवाइडेड किया है दैट एप्लीकेंट शैल हैव अ नेटवर्थ नॉट लेस देन ₹100 करोड़ इन केस ऑफ अफोर मेंशन रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। अगर ये अफोरसेड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 100 करोड़, मिनिमम 100 करोड़, तो मिनिमम 100 करोड़ रुपीज़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं। एप्लीकेंट शैल हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ इन केस ऑफ अफोर मेंशन रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। तो ये प्रोविजन ऐड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी कंडीशंस आपकी सेम है। इसमें एक जी पॉइंट और ऐड करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन, कस्टोडियन का अपॉइंटमेंट भी करना पड़ेगा इनको इन ऑर्डर टू कीप कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज या गुड्स और गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या अदर असेट ऑफ म्यूचुअल फंड हेल्ड इन टर्म्स ऑफ दिस रेगुलेशन एंड प्रोवाइड सच अदर कस्टोडियल सर्विसेज एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द ट्रस्टीज। तो यहाँ पे एक कस्टोडियन के अपॉइंटमेंट की भी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा कर दी गई है। तो पहले ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कस्टोडियन के कंसर्न में, अब म्यूचुअल फंड को कस्टोडियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये कुछ कंडीशंस जो है इसमें ऐड हुई, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने सिड एंड साई और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी। तो सिड में जो इन्फॉर्मेशन आपकी जाती थी एवरी ईयर जाती थी, सिड को आपको एवरी ईयर अपडेट करना होता था। अब यहाँ पे ये पीरियड चेंज हो गया है। ओपन एंडेड स्कीम जो है इंटरवल स्कीम में सिड जो जाएगा वो 6 महीने में, विद इन नेक्स्ट 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्कीम्स वर लॉन्च्ड based on the relevant data and information as at the previous month. Subsequently, SID shall be updated within 1 month from the end of half year basis on the relevant data and information as at the end of subsequent September and March respectively. हाफ ईयरली कब हो रहा है, सितंबर और मार्च में होता है, तो उसके 1 मंथ के अंदर आपको SID अपडेट करना पड़ेगा। तो अब पहले जो ईयरली कंप्लाइंस थे वो हाफ ईयर पे पहुंच गए, हाफ ईयर, और हाफ ईयर के कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। तो हाफ ईयर के विद इन 1 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिड को अपडेट करना पड़ेगा। तो हाफ ईयरली कंप्लाइंस अभी इन्होंने कर दी है। वेरस किम जो है, किम में भी करेक्शन है, पहले यहाँ पे भी वंस इन अ ईयर था किम, यहाँ पे भी इन्होंने बोला एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच रेस्पेक्टिव हाफ ईयर।
बेस्ड ऑन रेलेवेंट डाटा। तो अगेन इसमें भी इन्फॉर्मेशन जो पहले ईयरली थी उसको आपको करेक्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है। करेक्शन क्लियर है? तो जहाँ जहाँ ईयर कंप्लाइंस था सेड और किम में, वहाँ पे उसको आपको एनुअली कंप्लाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ सर्कुलर्स इशू हुए हैं म्यूचुअल फंड के कंसर्न में, तो वो सर्कुलर देख रहे हैं कि क्या क्या सर्कुलर इशू किए गए और क्या क्या बातें जो है इसके अंदर एड ऑन की गई हैं। SEBI came out with a fresh guideline on reporting formats for mutual fund. The formats for the report to be submitted by AMC to trustee, by AMC to SEBI and by trustee to SEBI have been reviewed and revised on the basis of consultation from industry. देखिए अब जो सर्कुलर है ना, इसमें लैंग्वेज में क्या लिखा, सर्कुलर जो इशू किया अभी फिलहाल SEBI ने, उसमें 3 टाइप की रिपोर्टिंग कवर की है। 3 टाइप की। कौन कौन सी रिपोर्टिंग? नंबर 1 रिपोर्टिंग AMC किसको कर रहा है? ट्रस्टी को। दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, AMC टू ट्रस्टी, AMC टू ट्रस्टीज 1 पहली रिपोर्टिंग हो गई। दूसरी हो गई AMC टू SEBI, ओके, AMC टू SEBI, ये दूसरी रिपोर्टिंग हो गई। तीसरी रिपोर्टिंग हो गई ट्रस्टी टू SEBI। इसका मतलब SEBI के पास 2 बार इंटीमेशन आ रही है, एक तो AMC से आ रही है और एक ट्रस्टी से आ रही है, दोनों से आ रही है। और ट्रस्टी को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी? AMC से। तो यहाँ पे समहाउ इन्फॉर्मेशन घोटाले करने का कोई चांस है नहीं, तो SEBI के पास तो इन्फॉर्मेशन पहुँचनी है। तो यहाँ पे किस तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी उसके बारे में बोल रहे हैं। देखो पहले ना यहाँ पे रिपोर्टिंग के कुछ मैनर दे रखे थे, जैसे यहाँ पे देखें अगर अपन बाय मंथली कंप्लाइंस सर्टिफिकेट एंड हाफ ईयरली कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, पहले ये कंप्लाइंसेस होते थे। तो ये जो बाय मंथली और हाफ ईयरली कंप्लाइंस सर्टिफिकेट है वो अब डिसकंटिन्यू हो गए, तो डिसकंटिन्यूड उनकी जगह पे कौन से आ गए हैं कंप्लाइंसेस? क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली। तो व्हाट इट सेज कि कंप्लाइंस बाय मंथली इज डिसकंटिन्यूड, अगेन हाफ ईयरली डिसकंटिन्यूड। तो क्या है ना, हाफ ईयरली देना है या बाय मंथली देना है? अब कैसे देना है? क्वार्टरली देना है। तो क्वार्टरली क्या देना है? देखो AMC shall submit quarterly report to the trustees as required in sub-regulation 4 of Regulation 25 to Mutual Fund Regulation on its activities and compliance with Mutual Fund Regulation and various circular issued thereunder. The prescribed format of quarterly report is annexed to the circular. The same shall be submitted by the AMC. अब फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब लिखना, इतनी रामायण के लिखनी है, जहाँ पे जो AMC है वो ट्रस्टी को क्वार्टरली रिपोर्ट देगा इन द फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब, इतना लिखना, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट दी जाएगी वो कब दिया जाएगा? सेम शैल बी सबमिटेड बाय AMC टू ट्रस्टी बाय 21st कैलेंडर डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। देखिए आपका ईयर स्टार्ट हुआ था से, अपन बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च एंड हो गया। मार्च के बाद कब जाएगा? अप्रैल के 21 डेज के अंदर, 21 डेज। फिर अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर हो गया, तो जून के बाद जुलाई 21 को। ऐसे ही फिर जुलाई अगर सितंबर, क्वार्टर एंड हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर, 21 अक्टूबर तक जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही दिसंबर, 21 दिसंबर तक जाएगा। तो यहाँ पे क्वार्टरली कंप्लाइंसेस देनी है विद इन 21 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। ये आपको कंप्लाइंस देनी पड़ेगी। दूसरी रिपोर्टिंग जो आपकी है दैट इज व्हाट, AMC अब किसको दे रहा है? SEBI को। अभी AMC ने किसको दिया था? ट्रस्टी को। अब AMC किसको दे रहा है? SEBI को दे रहा है। तो कंप्लाइंस टेस्ट रिपोर्ट बाय AMC टू SEBI टू सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, कंप्लाइंस टेस्ट रिपोर्ट एंड क्वार्टरली रिपोर्ट, SEBI modified guidelines to the extent that instead of exceptional reporting, complete CTR shall be submitted by AMC to SEBI on quarterly basis। तो यहाँ पे भी क्वार्टरली जाएगी। जब आपने ट्रस्टी को क्वार्टरली दिया तो यहाँ पे भी क्वार्टरली दीजिए SEBI को बाय 21st डे। तो दोनों में सेम हो गया, सेम प्रोविजन हो गया। अब अलग अलग नहीं जाना है, दोनों को सेम इंटीमेशन देना है। तो AMC, अब सिंपल सा प्रोविजन आपको याद रखना है, AMC ट्रस्टी एंड SEBI दोनों को ही कितने टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्वार्टर के 21 डेज में, क्वार्टर एंड के 21 डेज के अंदर इंटीमेशन देगा। सिंपल बात। अब तीसरा रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे दैट इज ट्रस्टी किसको इंटीमेशन दे रहा है? SEBI को। ट्रस्टी किसको इंटीमेशन दे रहा है? SEBI को। तो हाफ ईयरली रिपोर्ट बाय ट्रस्टी टू SEBI, तो देखो क्या बोलता है ये, द हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है
containing broad coverage of report of trustee to SEBI has been revised and prescribed in the circular annexed to it. Trustee shall submit corrective steps taken with respect to the non-compliance reported in half-yearly report. Trustee shall continue to submit half-yearly report for the half year ending September and March within 2 months from the end of the half year. तो कब देना है? Within 2 months of what? Half year. तो हाफ ईयर कब एंड हो रहा है? सितंबर और मार्च में. तो सितंबर के बाद 2 महीने कब हो गए? अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तक जाएगा. मार्च के बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स कौन से हुए? अप्रैल मई, तो वहां तक जाएगा. तो यहाँ पे जो अभी ट्रस्टी इंटीमेशन दे रहा है सैबी को, वहाँ पे हाफ ईयरली कंप्लाइंस है, और जब हम सैबी को इंटीमेशन दे रहे थे या फिर ट्रस्टी को इंटीमेशन दे रहे थे बाय एएमसी, तो वहाँ पे क्वार्टरली कंप्लाइंस है. अब देखो एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब से एप्लीकेबल हो रहा है? जून 21 से. क्वार्टरली रिपोर्ट हाफ ईयरली मार्च 21 से, ये एप्लीकेबिलिटी इनकी दे रखी है. और तभी से क्या हो जाएगा, ये जो आपकी स्टार्टिंग वाली जो रिपोर्टिंग थी बाय मंथली वाली और जो भी आपकी हाफ ईयरली वाली थी वो डिसकंटिन्यू हो गई. चलिए, ये म्यूचुअल फंड के हमारे अमेंडमेंट्स हो गए. अब चैप्टर नंबर 15 जो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें कई सारे टर्म्स थी. उसमें एआईएफ भी हमारी एक टर्म थी. अब एआईएफ के बारे में ज़्यादा कुछ हमने वहाँ पे पढ़ा नहीं था, बेसिक मीनिंग ही कवर किया था. तो यहाँ पे बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है एज सच, है ना. तो वहाँ पे जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक पॉइंट ऐड हुआ था, विच आर ऑथराइज अंडर फंड डॉक्यूमेंट्स टू इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शैल नॉट ऑफर देयर यूनिट्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू अदर एआईएफ. तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड है, ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है. अमेंडमेंट तो है लेकिन आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं, क्योंकि आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ा था, आपने सिर्फ मीनिंग पढ़ा था एआईएफ का कि एआईएफ होता क्या है, राइट. हमने बस कैटेगरी देख ली थी, हाँ ये 1 2 3. तो ये सब चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट है नहीं. आपके सप्लीमेंट में दे जरूर रखी है लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है, ये कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको, है ना. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रेलेवेंट ऑन एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू. ये सब प्रोफेशनल में कवर होता है क्योंकि वहाँ पे पूरी एएफ रेगुलेशन दे रखी है. तो ये रेलेवेंट नहीं है. मैंने एक बार मेंशन तो कर दिया कि भैया क्या क्या अमेंडमेंट है, पता रह जाए. एंजल फंड और इनकी कोई भी रेगुलेशन हमने नहीं पढ़ी थी. इन सब का हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था? मीनिंग पढ़ा था. तो इसलिए ये कुछ भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. एंजल फंड जो है वहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पे ये इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कर सकते हैं. स्टार्टअप विच इसमें जो कंडीशंस हैं ये हट गई हैं सारी, और बस नेक्स्ट कंडीशंस ही आपको देखनी है, ठीक है. तो ये हमारा चैप्टर 15 में बस एआईएफ में ही अमेंडमेंट था. एक चैप्टर 16 में भी अमेंडमेंट दे रखा है इंटरमीडिएट्स में, लेकिन अगेन इंटरमीडिएट्स में आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ी थी, है ना. आपको सप्लीमेंट में इंटरमीडिएट चैप्टर 16 के भी अमेंडमेंट दिखाई देंगे, बट देयर इज नो रेगुलेशन कवर्ड इन चैप्टर 16. चैप्टर 16 में आपने क्या पढ़ा था कि एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, है ना, और साथ ही उनके रोल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट. इसके अलावा रेगुलेशन पढ़ा ही नहीं है. अब इसके अमेंडमेंट वहाँ पे ऐड ऑन किए हैं रेगुलेशन में, जैसे मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन में आ गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में अमेंडमेंट आ गया, वो यहाँ पे कवर किए हुए हैं. तो दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, क्योंकि आपके जब वो टॉपिक ही कवर नहीं है तो उससे रेलेवेंट अमेंडमेंट पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता. तो चैप्टर 16 के जो सप्लीमेंट्स है वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पे उस रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में अमेंडमेंट जो हुआ था वो यहाँ पे आईसीएसआई ने चेप दिया. तो वो चेपना हमारे लिए कतई यूज़फुल नहीं है. हमारे जो यूज़फुल अमेंडमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे सारे कवर कर दिए आप लोगों के लिए. आपको बस यही अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है. गॉट इट. तो इन अमेंडमेंट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, अपने कंपाइलर में नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ कौन सी लाइन कट करनी है, उसकी जगह पे क्या इंसर्ट करना है, ये आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मेजर अमेंडमेंट नहीं है, छोटी छोटी जगह पे अमेंडमेंट्स कर रखे हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एकदम जान लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स एकदम नियर हैं, और एकदम जुनून के साथ पेपर दीजिए और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के पेपर को अटेम्प्ट करना है. थैंक यू सो मच.